हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ योगेश और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ, ऐसी कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती हैं कि यहाँ पे आना भी है आपको या नहीं आना। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको जॉब करना है या बिजनेस करना है, यहाँ पे किस एरिया में रहना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अगर अपने आप से पूछूं कि मुझे अगर पता होती जब मैं आया था तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता। तो चलो, मेरे लिए जो थोड़े हार्ड वे में मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, मैं चाहता हूं कि आपको वो हार्डशिप, आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़े। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। एक्चुअली ये एक वीडियो नहीं है, इस तरह के मैं 2 या 3 वीडियो, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि मैंने अभी तक कुछ प्लानिंग नहीं की है। लेकिन ऑब्वियसली ये 3 से 4 वीडियो होंगे जहां पे मैं आपको सारी चीजें बताने जा रहा हूं जो आपको इंटरनेट पे, आपको यूट्यूब पे या फिर और किसी भी मीडियम पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। इसमें मैं क्या क्या बताऊंगा, मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं। इसमें मैं बताऊंगा कि सबसे पहला स्टेप जो अभी तक मैंने कहीं पे नहीं देखा है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कि आपको यहाँ पे कनाडा आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आना आपके लिए वर्थ है या नहीं है। ऐसे मैंने कई सारे केसेस देखे हैं जिनके मैनेजर वाली पोस्ट थी या फिर आईटी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे या और भी कई उनके बिजनेसेस थे। किसी ने उनको बताया कि कनाडा में आके ये बेनिफिट्स तुम्हें मिलेंगे, ऐसा कुछ होगा, तुम्हारी लाइफस्टाइल और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। और जब वो यहाँ पे आए तो उनको पता चला यार कि मेरा इंडिया में काम बहुत बढ़िया था, वो सब मैं बंद करके यहाँ पे आया हूँ, अब मैं यहाँ पे सब कुछ भी नहीं हो पा रहा मेरा। फिर वो वापस अपनी कंट्री में चले जाते हैं और वहाँ पे भी उन्होंने जो भी सेटअप किया होता है वो उनको दोबारा से करना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आके आपको किस एरिया में रहना है, क्या काम करना है, कैसे आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिलेगी, आपको जॉब भी करना है या बिजनेस करना है, और भी इससे रिलेटेड इसके नियर अबाउट जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो सकते हैं वो सारे मैं कवर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो की सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पे आना है या नहीं आना है, ये किस बेसिस पे डिसाइड करें। और इसके लास्ट में मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मैंने किस बेसिस पे, ठीक है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने किस बेसिस पे डिसाइड किया कि मुझे कनाडा में आना है। चलो, तो सबसे पहली चीज है जो आपके दिमाग में आनी चाहिए अगर आप डिसाइड कर रहे हो, अभी तक फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी जॉब कर रहे हो, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, तो मैं इसको तीन सेगमेंट में डिवाइड कर लेता हूं और तीनों के लिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। फर्स्ट केस है कि अगर आप 25 से कम के हो, आपकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड हो और तब आप आने का प्लान कर रहे हो, उस केस में आपको क्या सोचना है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक आप सेटल नहीं हुए होंगे। आपने अगर कोई जॉब करी है या बिजनेस स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग फेज में। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछो अपने आप से कि मैं यहाँ पे जो कर रहा हूं वो क्या आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद मेरे लिए फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा। जैसे आप अगर कोई जॉब कर रहे हो, बेसिक जॉब कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आईटी की जॉब मैं पकड़ता हूँ, आईटी की जॉब कर रहे हो और आपने स्टार्ट ही किया जॉब और आपको कुछ 20 से 25 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो एक तो चांस ऐसा हो सकता है आपको लग रहा है कि यार मेरा इस जॉब में इंटरेस्ट है और अगर मैं यहाँ से 1-2 साल बाद स्विच करूँगा तो हो सकता है ये मेरा 7-8 लाख रुपए का पैकेज हो जाए। उसके बाद अगर मैं चीज़ें सीखने में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, उसके बाद में अगर स्विच करूंगा तो हो सकता है वो बढ़ के 10-12 लाख रुपए हो जाए, या फिर मुझे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मैं लंदन में या यूएस में या फिर और किसी कंट्री में जहाँ पे आपको बेटर सैलरी मिले, वहाँ पे वो कुछ साल के लिए भेज दें और आप अच्छा खासा पैसा कमा के दोबारा से इंडिया में सेटल हो जाएं। तो इस तरह का अगर आपका सोचना है और आपको क्लियर पाथ दिख रहा है कि आपको सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो बेटर है आप उस चीज पे फोकस करें, आप यहाँ पे आने की कोशिश ना करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने जॉब तो पकड़ ली है लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही है, मैंने अगर 3-4 साल से काम कर रहा हूँ तो हार्डली मेरी सैलरी है वो ना के बराबर बढ़ी है, मैं कोशिश खूब कर रहा हूँ लेकिन ना तो मेरा प्रमोशन ढंग से हो पा रहा है, ना फिर मैं स्टक सा हो गया हूँ जॉब में। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है या फिर मैं कुछ नया सीख नहीं पा रहा हूँ या और कहीं भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, मैं नया जॉब नहीं ढूंढ पा रहा हूँ और मैं ओपन हूँ कि मैं अभी इस फील्ड में मैंने बहुत ज़्यादा एज मेरी नहीं हुई है और मैं चाहता हूँ, मैं ओपन हूँ कि और किसी फील्ड में भी जा सकता हूँ। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, आपके दिमाग में इस तरह की थॉट्स आ रही हैं, तो बेटर है आप यहाँ कनाडा आने का प्लान कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ये बात करी मैंने
अनमैरिड जो 25 प्लस हैं, जिनको अभी आराम से वो मूव कर सकते हैं अपनी लाइफ, उनको कोई ऐसी स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, उन पे कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, उनके लिए एक अगर दूसरा सेक्टर आ जाता है, दूसरा सेगमेंट इनफैक्ट मैं बोलूँगा उसको आ जाता है, वो आ जाता है 25 से 35 के बीच का बोल रहा हूँ, जहाँ पे आप हो सकता है मैक्सिमम लोग हैं इस एज में मैरिड हो जाएंगे, उनके हो सकता है कईयों के छोटे बच्चे हों, हो सकता है उनकी जॉब है वो उसमें एक ठीक ठाक सेगमेंट में पहुंच गए हों, तो उनके लिए, या बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिजनेस में ऑलमोस्ट हाफ सेट हो गए हों, तो उन लोगों के लिए ये एडवाइस मैं अभी देने जा रहा हूँ। तो देखो आपको, मैं क्योंकि देखो मैं भी इसी कैटेगरी में फॉल करता था जब मैंने यहाँ पे आने का प्लान किया था, तो आपको 2-3 चीज़ें अपने आप से पूछनी है, वही सेम चीज़ जो मैंने 25 से पहले वालों के लिए बताई थी, कि अगर आप किसी जॉब में मैनेजर की पोस्ट पे हैं या फिर आप किसी में भी सीनियर पोस्ट पे हैं और आपको लग रहा है कि प्रमोशंस मेरे रेगुलरली हो रहे हैं, मैं यहाँ पे ठीक ठाक कर रहा हूँ, अगर नहीं भी कर रहा हूँ तो स्विच करूँगा तो मेरा काम बेटर चल रहा है, और अगर मेरे बच्चे छोटे हैं तो अगर मेरी सैलरी इंक्रीमेंट इतना है कि मेरे बच्चे, आपको सोचना है अगले 10 से 15 साल का सोचना है आपको, कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, इन थोड़े बड़े होंगे तो अभी इनके खर्चे बढ़ेंगे, इनको डे केयर में डालना पड़ेगा, वहाँ पे मैं 5-6 हज़ार रुपये महीने खर्च करूँगा, थोड़े बड़े होंगे उनको स्कूल में डालना पड़ेगा, स्कूल की फ़ीस अगर आप बड़े मेट्रो सिटीज़ में देखते हो तो लाखों में होती है साल की, वो मुझे करना पड़ेगा, इसके अलावा मुझे ट्यूशन्स लगाने पड़ेंगे, अदर एक्टिविटीज़, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो गिटार क्लासेस हों या और भी कुछ अलग तरह से स्पोर्ट्स हो, उनमें डालना पड़ेगा, तो वहाँ पे मुझे खर्चे करने पड़ेंगे। अभी हो सकता है आप रेंट पे रह रहे हो, फ्यूचर में आपको घर लेना है तो घर लोगे, अगर आप ऑब्वियसली अगर आप कोई जॉब या कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो बड़े शहर में कर रहे होगे, और बड़े शहर के खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, तो अभी आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंट का फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपये रेंट है उस जगह का, तो हो सकता है आपको अपना घर लेना हो, तो अपना घर लोगे तो उसकी EMI पे करनी पड़ेगी, जो हो सकता है घर आपने लिया वो 1 करोड़ के आसपास, मैं मुंबई का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मैं वहीं पे रहता था, तो मैं 1 करोड़ के आसपास आप 2 BHK ले लेते हो वहाँ पे आउटस्कर्ट में, क्योंकि मेन मुंबई में तो इतने का नहीं मिलेगा, आउटस्कर्ट में अगर ले भी रहे हो तो भी आपको कितनी EMI देनी है, कितने बच्चों के खर्चे हो रहे हैं, कितने तुम्हारे खर्चे हो रहे हैं, कितना ओवरऑल फैमिली का खर्चा हो रहा है, उसके बाद भी आपके पास कुछ बच पा रहा है या नहीं बच पा रहा है, ये चीज़ें आपको आज के लिए कैलकुलेट करनी है और आज से 10 से 15 साल तक के लिए कैलकुलेट करनी है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको आगे चल के हार्डशिप आएगी कि नहीं आएगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा इस सैलरी के साथ। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सब कुछ स्मूथ चल रहा है, बेटर प्रमोशन हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मेरी नॉलेज अच्छी है और मैं दूसरी जगह अप्लाई करूँ तो मुझे और बेटर पैकेज मिल सकता है, तो फिर आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि देखो इस स्टेज में क्या होता है कि आप ऑलमोस्ट सेटल हो गए हैं, क्योंकि आपने जो स्ट्रगल का टाइम होता है ना शुरू में, जब आपको मैनेजर भी डांट रहा है, आपको हर कोई सीनियर डांट रहा है और आपसे काम ज़्यादा करवाया जा रहा है, आपको रात भर नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ रही है, आपको ओवर टाइम भी करना पड़ रहा है, वो फेज से आप ऑलरेडी निकल चुके हो, लोगों ने आपको एज अ सीनियर कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया है, आपको हो सकता है जूनियर्स के ऊपर सुपरवाइजर रख दिया हो सकता है आपको सब मैनेजर की कुछ पोस्ट दे दी हो, या मैनेजर भी बन गए हो आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ लोगों के ऊपर। तो इस स्टेज में क्या होता है कि आप जो स्ट्रगल था ना वो धीरे धीरे करना आप कम कर देते हैं, और आप ऐसे हो जाते हैं, आपको लगने लग जाता है कि ठीक है मेरी सैलरी अच्छी है, अब मैंने स्ट्रगल वाला फेज है वो मेरा निकल गया, अभी मैं बैठ के जो काम कर रहा हूँ वो करता रहूँ और मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए। तो इस चीज़ में क्या होता है, अगर आप सोच लेते हो या फिर डिसाइड कर लेते हो या यहाँ पे आ भी जाते हो, कैसे आने क्या मेथड है वो मैंने ऑलरेडी उनके लिए वीडियो बना चुका हूँ, तो इसमें बस मैं केवल आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। तो अगर आ भी जाते हो फिर आपको क्या होगा कि देखो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी इंडिया में जॉब है, इंडिया में आप चाहे कितने भी पैसे कमा रहे थे उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है, आपको शुरू से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको कोई भी जॉब नहीं देगा शुरू में, हो सकता है आपको बेसिक काम करना पड़े, हो सकता है आपको वॉलमार्ट में कुछ वजन उठाने का काम करना पड़े, हो सकता है आपको किसी कॉफी शॉप में काम करना पड़े एज ए वेटर, या कोई भी छोटा काम करना पड़ सकता है। तो आपका दिमाग है उस चीज़ के लिए प्रोसेस नहीं करेगा, आपका दिमाग है वो इस चीज़ को क्विकली एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको लगेगा यार मैं इतने लोगों के पीछे, मेरा अलग से चैम्बर होता था, अलग से मेरे नीचे पूरी टीम होती थी, सबको मैं मैनेज करता था, और अचानक से मैं सबसे लोअर लेवल पे फिर से आ गया हूँ। तो वो चीज़ें तुम्हें
एब्जॉर्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा और आपको हो सकता है ऐसा लगे कि यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी, तो आप काम भी करोगे और हैप्पी भी नहीं रहोगे, उसमें खुश भी नहीं रहोगे, वो चीज़ों को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। लेकिन अगर आप ऐसी स्टेज में जहां आपको लग रहा है यार मेरा एक्सपीरियंस तो बढ़ता जा रहा है, मैं स्टक हो गया हूँ, कंपनी चलो ठीक है मुझे निकाल नहीं रही, लेकिन मैं कुछ नया सीख नहीं पा रहा, मेरी सैलरी नहीं बढ़ पा रही, मेरे बैंड्स हैं वो खराब रहते हैं, और कुछ मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, मुझे थोड़ी सैलरी अच्छी मिले, मुझे अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिले, मैं ज़्यादा हार्डवर्क करने को तैयार हूँ। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे आना कंसीडर करना चाहिए, तो फिर आप सही सिलेक्शन ले रहे हैं। अगर आप उससे भी ज़्यादा एज के हैं, आपको 35 प्लस हैं, 40 हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप चेक कर सकते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। लेकिन यहाँ पे चांसेस कम हैं, तो मैं जो 35 से प्लस हैं उनके वैसे भी स्कोर वाइज भी चांसेस कम होते हैं, और अगर उनको आना है तो एक तो वो वीडियो मेरा रेफर कर सकते हैं, जाके सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे 35 प्लस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है PR मिलने के लिए। लेकिन अगर आप वहां पे कुछ भी काम कर रहे हो और आपका ठीक ठाक चल रहा है, तो मैं यही बोलूंगा कि उस काम को बढ़ाने की कोशिश करो, वहां पे थोड़े ज्यादा एफर्ट डालो, क्योंकि यहाँ पे आना आपका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा 35 प्लस के बाद। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दी आपको पॉसिबिलिटीज की, पॉसिबिलिटीज और आपको कैसे सोचना है, थिंकिंग प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पे आना है तो आपको डिसाइड कैसे करना है कि आपको यहाँ पे आना भी है या नहीं आना। अब मैं बताता हूँ अपनी स्टोरी की मैंने कैसे डिसाइड किया, तो आप उस चीज से हो सकता है रिलेट कर पाओ। अगर आपका भी सिमिलर एक्सपीरियंस है तो आप भी उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। मैं पहले अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की थी 2012 में। तो 13 में मेरा कॉलेज से ही सिलेक्शन हो गया था TCS, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंडिया में काफ़ी अच्छी कंपनी है। इनफैक्ट एशिया की वो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे IT कंपनी है पूरे एशिया में, और नॉर्थ अमेरिका में भी देखोगे, कनाडा में, US में उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। तो मेरा कॉलेज से सिलेक्शन वहाँ पे हो गया था। अब क्या था, मेरा मुंबई में मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो मुंबई में मैं आराम से TCS में काम कर रहा था। लेकिन मैंने इंजीनियरिंग की थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और ये है ऑब्वियसली IT का काम है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काम है। तो मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं था शुरू से ही, लेकिन क्योंकि जॉब मिल गई थी मुझे, ऑन कैंपस मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता था। ऊपर से कंपनी भी काफ़ी अच्छी थी, है ना। तो मैंने जॉब तो ले ली, लेकिन मैं वहाँ पे काम कर रहा था तो मुझे ये फील हुआ, आप भी इस चीज़ से शायद रिलेट कर पाओगे, कि वहाँ पे जो काम हो रहा है ना, वो उनकी मर्जी का काम मुझे दिया जा रहा है ना, मेरी उसमें मर्जी है नहीं है, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो काफ़ी बेसिक काम होता था, मतलब ऐसा काम था कि देखो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो कोडिंग वाला पार्ट होता है, वो मुझे उसमें जाना नहीं था क्योंकि मेरा कोडिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। और जो सपोर्ट वाला काम होता है ना, वो एकदम बेसिक होता है। वो ऐसा होता है, अगर आप कोई 8th क्लास 10th क्लास का जो बच्चा होगा ना, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा होगा, उसको भी अगर आप ढंग से बताओगे ना, तो वो भी वो काम कर सकता है। लेकिन हमको सैलरी ठीक ठाक मिल रही थी तो हम वो काम कर रहे थे, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था अंदर मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बेसिक काम करने के चलो मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन वो थोड़े से पैसे के लिए मैं अपनी पूरी लाइफ इस चीज़ में झोंक रहा हूँ। मैं सुबह जाता हूँ 9 बजे, रात को 9 बजे तक आता हूँ, मेरा पूरा दिन इस चीज़ में जा रहा है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा कि हमने कुछ अचीव किया है ना, वो फीलिंग नहीं आ रही कुछ भी। और मैं ये भी श्योर था कि अगर यही काम करता रहूंगा तो मैं दूसरी जगह भी इंटरव्यू दूंगा तो कोई भी मेरा प्रमोशन के कोई चांसेस नहीं है, दूसरी जगह स्विच मारने के कोई चांसेस नहीं है। तो वो चांसेस भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। तो मैंने क्या किया, एक ट्यूशन का काम स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे IIT JEE है इंडिया में, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है और मेरी मैथ्स और फिजिक्स काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने पर्सनल ट्यूशन पढ़ाना चालू किया। तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छी मेरी सैलरी हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैंने शादी हुई हमारी, तो शादी के टाइम पे क्या हुआ, वहाँ पे टाइम मुझे बहुत ज़्यादा देना पड़ता था, क्योंकि पर्सनल ट्यूशन जाते हैं तो मैं क्या करता था, सैटरडे संडे मुझे छुट्टी मिलती थी, तो फुल डे मैं बाहर रहता था। इनफैक्ट वीकडे होते थे, उनमें भी मैं कंपनी का जो मेरा टाइम था उसके बाद में एक ट्यूशन पढ़ा के आता था। तो शादी के बाद ऑब्वियसली तो मैं फैमिली को टाइम देना पड़ता है, फिर अगर बच्चा हो जाता है तो उसके बाद उसकी भी थोड़ी केयर करनी पड़ती है, उसको भी टाइम देना पड़ता है। तो मुझे लग रहा था कि यार ये काम है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं कर सकता, ये अगर मैं ट्यूशन वाला काम करूँगा तो इसमें मुझे टाइम नहीं दे पा रहा मैं अपनी फैमिली को। तो मैंने क्या किया, कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव देखा कि मैं ऑनलाइन या घर पे बैठ के कुछ ऐसा बिजनेस खोलूँ जिससे मेरी सैलरी अच्छी होती रहे।
तो शॉर्ट में मैं बताता हूँ, तो मैंने होटल का काम स्टार्ट किया। होटल्स को मैं ऑनलाइन उनकी प्रेजेंस मैनेज करता था, वहाँ से कमीशन लेता था। तो वो मेरा काम काफ़ी अच्छा चल रहा था, इनफैक्ट काफ़ी अच्छी उसमें मेरी इनकम हो रही थी, बिजनेस है वो अच्छा जा रहा था। मैं कम से कम 20 के आसपास होटल्स मैनेज कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, जैसे इंडिया में जीएसटी वगैरह आया तो उससे मार्जिन हैं वो हमारे बहुत कम हो गए, है ना, क्योंकि वो छोटी होटल्स थी जिनको मैं मैनेज करता था। वो जनरली इतना ज़्यादा टैक्स वगैरह पे करते नहीं थे, लेकिन जीएसटी आ गया था, उनको वो टैक्स कंपलसरी हो गया। तो फाइनली क्या हुआ, मेरे मार्जिन हैं वो भी कम हो गए, और धीरे धीरे अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख रुपए पहले वहाँ से बचा रहा था, तो वो कम होते होते कम होते होते वो 60-50 कम होते गए। तो वहाँ से मुझे टेंशन हो गई कि यार अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल के लाइफ बड़ी हार्ड हो जाएगी, और मुंबई में खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं टीसीएस में अभी भी काम कर रहा था, लेकिन वहाँ पे सैलरी मेरी ऑलमोस्ट थम सी गई थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसमें इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, बहुत थोड़ा थोड़ा हो रहा था, खर्चे हमारे बढ़ते जा रहे थे। तो मुझे वहाँ पे ऐसी फीलिंग आ गई कि आज से 4-5 साल बाद ऐसा होने वाला है कि अगर यहाँ से मेरा बिजनेस वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा, और मैं आईटी में भी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस ही बढ़ा है, मेरी नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये सोच के फिर हमने देखा, तो कनाडा का मुझे ख्याल आया, क्योंकि मेरी वाइफ पंजाबी है, उसकी सिस्टर है और भी रिलेटिव हैं वो कनाडा में। उन्होंने भी हमको काफ़ी इंसिस्ट किया कि ठीक है तुम कनाडा चले जाओ, वहाँ पे तुम बेसिक काम भी करोगे तो भी तुम काफ़ी अच्छी आपकी इनकम होगी, काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल होगी। तो उस स्टेज पे जाके मैं अपने आप को कन्विंस किया कि ठीक है हम ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे आने से पहले मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे लाइफ है वो मेरी इतनी चेंज हो जाएगी, इतना बेटर हो जाएगी। मुझे लग रहा था चलो ठीक है, मैं स्ट्रगल के लिए तैयार था। लेकिन मेरे आने का मेन मोटिव क्या था? मेरे आने का मेन मोटिव था कि यार मेरा बच्चा है, उसको अगर इंडिया में रहूंगा तो कुछ टाइम बाद उसके खर्चे, पढ़ाई के खर्चे सबसे ज़्यादा होते हैं इंडिया में। तो अगर मैं कनाडा चला जाता हूँ तो वहाँ पे पढ़ाई है वो ऑलमोस्ट फ्री है बच्चों के लिए 12th स्टैंडर्ड तक। तो वो मेरी मेन टेंशन थी, जो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि चली जाएगी। 2 मिनट बेटा, बस 2 मिनट, है ना, लो चलो पाओ। तो और दूसरी चीज़ थी वो थी हेल्थ से रिलेटेड। देखो हेल्थ केयर है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपको कोई सडन खर्चा आना होते हैं ना, इमरजेंसी वाले, वो जनरली ऐसे होता है कि आपकी तबीयत खराब हो गई है या फैमिली मेम्बर की किसी की तबीयत खराब हो रही है, तो वहाँ पे खर्चे आपके सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हेल्थ केयर भी फ्री होती है। तो ये 2 चीज़ अगर कवर हो रही थी तो मुझे लगा चलो बाकी चीज़ है वो तो हम मेहनत करके कर ही लेंगे। अगर मुझे बेसिक काम भी करना पड़ रहा है तो मैं उसके लिए तैयार रहूँगा। तो ये सोचना था, इस तरह से सोच के आए, और भगवान की कृपा से, दया से सब कुछ चीज़ें ठीक हो गई, अच्छे से सेटल हो गए, हमने अपना घर ले लिया, सब कुछ सही हो गया। तो ये थी मेरी स्टोरी और ये थी मेरा आपको सजेशन। हाँ बेटा, तो रेयान भी अभी खेलने का बोल रहा है। तो आई थिंक मैंने इस वीडियो में जितना बताना था वो मैंने बता दिया। तो ये मेरी सजेशन थी। तो अगर आपको यहाँ पे आने का डिसाइड करना है तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।